नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है जनरल भौतिक विज्ञान की क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जैसा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के विषय में बात किया था, तो आज हम जो है इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने इसको समाप्त किया था। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के अलावा किसी भी ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कि जो है जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसका मदद ले सकते हैं। तो बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कार्य, ऊर्जा, प्रमेय तक बात किया हुआ था, लेकिन गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, वहाँ पर मुझसे ये टॉपिक जो मिस हो गया था। तो पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग जो होता है P, जो कि हमने जब बल पढ़ा था उसमें जाना था हमने, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और जैसा कि हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है K बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ से अगर हम इस V का मान निकालें तो V बराबर हम लिख सकते हैं P/m द्रव्यमान। अब हम आते हैं गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m v² को लिख सकते हैं v इंटू वी। तो देखिए, अब जहाँ पर हमको ये m v प्राप्त हुआ है, इस m v की जगह हम p लिख सकते हैं संवेग, मतलब कि 1/2 ये ऐसे हो जाएगा और m v की जगह हो जाएगा p। और इस v का मान जैसा कि हमने निकाला है कि संवेग बटे द्रव्यमान आ रहा है, तो इस v की जगह हम लिख सकते हैं संवेग बटे द्रव्यमान। तो यहाँ से k का जो मान आ जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान जो आ जाएगा, वो p में p का मल्टीप्लाई होके होगा p² बटे में 2m, जो कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। इसको ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं जहाँ तक हमने अपने वीडियो लेक्चर को छोड़ा हुआ था। तो हमने पढ़ा हुआ था कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब मैंने आपको उसमें बताया था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, कि किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होता है उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि हम बल का जब परिभाषा पढ़े थे तो उसमें हमने क्या लगाया था कि बल लगाने पर विस्थापन होता है, और जब बल लगाने में जब विस्थापन होगा तो विस्थापन न होने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो उसी से जो ये नियम बना है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य। इसको अगर हम एक रफली डायग्राम से समझें तो वो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये हमारा ये क्षैतिज समतल है, यहाँ पर कोई 5 किग्रा द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, ठीक है। इस पे जब हमने बल लगाया 10 न्यूटन का, तो ये यहाँ से 2 मीटर विस्थापन होके यहाँ पर आ गया सेम किलोग्राम का। तो इस स्थिति में आने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ। या तो ये मान लीजिए कि ये जो है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, पहले कंडीशन में तो रुकी हुई थी, तो यहाँ पे आ गई। अब ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, 10 न्यूटन का बल लगाया, तो 2 से चल रही थी, 10 न्यूटन लगाया तो और तेज इधर बल लग के हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसको 5 मीटर पर सेकंड का वेग, स्क्वायर नहीं लगाएंगे नहीं तो त्वरण हो जाएगा। ये हो गया। तो इस स्थिति में अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 mv² से m की जगह हम इसको रखेंगे और v हमारा ये है। वही चीज़ दूसरे कंडीशन में, वस्तु का द्रव्यमान ये है और वेग ये है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे तो इस 10 न्यूटन बल द्वारा कितना कार्य किया गया वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने में, वो हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो यही चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या होता है कि जो कार्य करने की दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरी लिखने की स्पीड कुछ और थी, इसको आपको देखने में मान लीजिए 5 सेकंड लगा, और वही चीज़ अगर आप वीडियो की स्पीड तेज़ कर देंगे 2x पे कर देंगे तो 5 सेकंड की जगह 2.5 सेकंड ही लगेगा। तो क्या हो गया, लिखने की स्पीड बढ़ गई। तो वही मतलब कार्य करने की क्षमता को हम जिसमें नापते हैं उसी को कहा जाता है शक्ति। यही चीज़ अगर हम इसकी डिफिनीसन के माध्यम से अगर समझें कि शक्ति क्या होती है, तो मान लीजिए जैसे कि हम W कार्य कर रहे हैं और W कार्य करने में अगर हमको T समय लग रहा है, तो इन दोनों का अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, P से डिनोट करते हैं, जिसको कि शक्ति कहते हैं। जहाँ T हो गई समय और W होगा कार्य, तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य का जो SI मात्रक होता है उसको हमने जूल का नाम दिया है, और W जो है ये कार्य ही है, तो इसका मात्रक तो हो जाएगा जूल, और T का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर सेकेंड। लेकिन शक्ति को जैसा कि हमने न्यूटन मीटर को जूल लिखा था, वैसे ही जूल पर सेकेंड को यहाँ पर वाट दिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया MKS पद्धति में मात्रक। अब उसके बाद ये MKS पद्धति में हो गया। अगर इसको हमें CGS पद्धति में ज्ञात करना है तो इसको ध्यान देते हैं पहले। तो जैसा कि हमने देखा कि MKS पद्धति कहें या फिर SI पद्धति कहें, ठीक है, दोनों बात वही हो गया। तो इस पद्धति में मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। CGS में अगर बात करेंगे तो CGS पद्धति में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग के संबंध से CGS में, और ये सेकंड ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड, और CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा अर्ग पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने न्यूटन पर मीटर को जूल लिखा था, वैसे ही CGS में डाइन सेकंड को अर्ग लिखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया मात्रक की बात। उसके साथ साथ जैसा कि हम जो है बिजली का मीटर जब लगवाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपके यहाँ 5 किलोवाट का जो है लोड है, 2 किलोवाट का लोड है, वो सब टर्मिनोलॉजी कैसे आती है उसको हम समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी के घर का लोड अगर 1 किलोवाट है, पेपर में पूछता भी है, तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। ठीक है, यही अगर हो गया 1 मेगावाट, अगर यही पूछ लिया कि 1 मेगावाट के बराबर कितना होता है, तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा, ये 3 जीरो हो गया, तो 1000 इंटू 1000, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁻6 वाट। ठीक है, अब उसके बाद जैसा कि ये तो हो गया मीटर के बाद मैंने बता दिया कि इस तरीके का मात्रक जो रहता है, क्वेश्चन में पूछता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि हमारे घर में जो बिजली प्रयोग होता है, तो उसमें मैंने 1 किलोवाट का लोड तो है, लेकिन उसमें जब मीटर जो चलता है तो उसमें बताता है कि भाई आपका 80 यूनिट जो है बिजली लगा, 60 यूनिट बिजली लगा। तो यूनिट शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो यूनिट होता है ये विद्युत शक्ति मात्रक है, मतलब कि विद्युत कितना खर्च हुआ है उसकी मात्रा को मापने का मात्रक है यूनिट। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो विद्युत शक्ति यूनिट क्या होता है, तो एक यूनिट जो होती है वो अगर 1 किलोवाट के उपकरण को अगर हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो इतने देर में वो जितनी विद्युत का खपत करेगा उसी को हम कहेंगे 1 यूनिट। तो इसको अगर हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट, और 1 घंटे को अगर हम सेकंड में लिखें तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 1000 इंटू 3600, सब गुणा कर देंगे तो ये 3600
और 3 जीरो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट। मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है, ये भी क्वेश्चन है पूछता है। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 10⁻6 वाट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि बिजली को मापने का मात्रक कितना ज़्यादा है तो इसीलिए इसको कम करके इस तरीके से लिखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में 3.6 इंटू 10⁻6 आता है। अगर इसको पॉइंट हम यहाँ पर अगर लगाएंगे तो 5 ही जीरो रहेगा, तो इसको हम 36 गुणे 10⁻5 वाट भी लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप बिजली नापने वाला आपके यहाँ पे आएगा, वो कहेगा भैया आपका 72 इंटू 10⁻12 वाट बिजली खपत हुआ है, तो इसको आपको समझने में परेशानी होगी और बिल निकालने में परेशानी होगी। तो इसीलिए इस मात्रक को, मतलब इसी को समझने के लिए इस मात्रक को छोटे में संक्षेप में ये 1 यूनिट कहा जाता है, जिसमें कि इतनी बिजली चली होती है। तो यहाँ तक तो आपकी जो बेसिक जानकारी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद इससे जो जुड़े हुए जो कुछ न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिनका कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे ही आंतरिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है। तो जितने भी ध्वनि यंत्र हो गए या फिर जो है जैसे मोटर चलित वाहन वगैरह हो गए, तो इन सभी के बारे में आप अपनी बेसिक जानकारी के आधार पे ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे मोमबत्ती हो गया, तो मोमबत्ती में क्या करता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसी तरीके से कुछ जो बेसिक जानकारी जो होती है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा थ्योरी का लेक्चर यहीं पे जो है हो जाता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम जो है कुछ इससे जो महत्वपूर्ण जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा बताई गई है आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको ज़रूर बताइएगा, जैसे कि हम अपने चैनल में और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।